नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर, यूपीएस के ऊपर, जिसकी गेजेट नोटिफिकेशन जारी हुई है 19 मार्च 2025 को, जो कि शुरू होने वाली है 1 अप्रैल 2025। तो ये एक खुशी की बात है और जिसमें से हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है और इसकी एनरोलमेंट कैसे और कब तक किया जाए, बेंचमार्क कॉर्पस क्या होता है, लॉम्प सम पेमेंट क्या होता है, पे आउट अंडर यूपीएस, दैट मीन्स पे आउट क्या होगी और फाइनल विड्रॉल क्या हो सकती है और फैमिली पे आउट क्या हो सकती है, फिर डियरनेस रिलीफ एंड देन पार्शियल विड्रॉल। आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आपको ये सारी चीज़ें बता पाएँ। तो पहले आ जाते हैं हमारे एप्लीकेबिलिटी के ऊपर कि किन लोगों को ये सारी चीज़ें जो है ये एप्लीकेबल है। जैसा कि आप लोगों को पता है, द ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट अंडर यूपीएस शैल बी अवेलेबल टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन। किन लोगों को ये एप्लीकेबल है ना, an existing central government employee in service as on 1 April 2025 who is covered under NPS। जो NPS के अंडर में कवर्ड है उनको ये जो UPS है ये एप्लीकेबल होगी। फिर और किसको, ए न्यू रिक्रूट इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस हु जॉइंस सर्विस ऑन और आफ्टर 1 डे ऑफ अप्रैल 2025। तो इससे पहले जो भी NPS कवर्ड एम्प्लॉई है उनको 31/3/2025 से पहले और 1/4/2025 या उसके बाद जो भी एम्प्लॉई हमारा न्यू रिक्रूट ज्वाइन करता है उसके लिए ये एप्लीकेबल है। ओके, और किसको और कौन सब एप्लीकेबल है, ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु वाज कवर्ड अंडर NPS एंड हु हैज सुपरएनुएटेड और वॉलंटरली रिटायर्ड और हैज रिटायर्ड अंडर रूल 56J व्हिच इज नॉट ट्रीटेड एज penalty under central civil services rules 1965 on or before 31 March 2025। जो लोग 56J के तहत रिटायर हुए हैं उनको और जो वॉलंटियर रिटायर हुए हैं उनको, जो कि NPS के अंडर में पहले से आ रहे थे, उन लोगों को ये एप्लीकेबल है। ओके, द लीगली वेडेड स्पाउस इन केस ऑफ सब्सक्राइबर हु हैज superannuated or retired and has demised prior to exercising the option for UPS। जो भी NPS से हमारा सब्सक्राइबर थे, एम्प्लॉय थे और सुपरएनुएशन के बाद हो या सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट के बाद अगर उनका देहांत हो गया है तो उनका जो लीगली वेडेड स्पाउस है वो UPS को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल है। ओके, देन द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन eligible employee to be covered under UPS shall be undertaken within 3 months from 1 April 2025 or within such extended timeline if any allowed by the central government। तो क्या होता है ना, जो 31/3/2025 से पहले हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और NPS के अंडर में हैं उनके लिए टाइमलाइन दिया गया है कि 1/4/2025 से 3 महीने के अंदर, दैट मीन्स 30 जून 2025 के अंदर उनको अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करनी होगी कि वो NPS में रहना चाहते हैं या UPS में रहना चाहते हैं। विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइमलाइंस इफ एनी अलाउड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स 1/4/2025 के बाद अगर कोई नया रिक्रूट आता है तो उसके लिए क्या है ना, वो ज्वाइनिंग से 1 महीने के अंदर उसको ऑप्ट करनी होती है कि वो NPS में रहना चाहेंगे या UPS ऑप्ट करेंगे। तो हो गया क्लियर। तो क्या करना है ना, जो भी एम्प्लॉई हमारा 31/3/2025 से पहले या उस दिन तक है उनके लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है और अगर गवर्नमेंट ने, सरकार ने और कुछ टाइम उनके लिए देगा तो उस टाइम तक उनको UPS को ऑप्ट करनी होगी। जो नया एम्प्लॉई 1/4/2025 के दिन या उसके बाद ज्वाइन करेंगे उनके लिए 30 दिन का, 1 महीने का उनको टाइम है, 30 दिन नहीं, यस
विद इन 30 डेज लिखा है, 30 डेज के अंदर उनको ऑप्ट करनी होगी। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड शैल बी फाइनल एंड इरिवोकेबल। आपने एक बार जो ऑप्शन ऑप्ट कर लिया वो अपना फाइनल होगा और उसको आप रिवोक नहीं कर सकते। ओके, तो सोच समझ के अपना ऑप्शन जो एनपीएस हो या यूपीएस हो, जो भी आप देंगे, आप एक बार देंगे तो सोच समझ के वो ऑप्शन को देना। देन तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये पता चल गया। फिर दूसरे में आ जाते हैं। दूसरा हमारा क्या है? एनरोलमेंट। क्या करनी होगी ना, ए पर्सन फॉलिंग अंडर रेगुलेशन 3 shall exercise the option for being covered अंडर यूपीएस बिफोर एंड ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज पीरियड इन द फॉलोइंग मैनर। जो उनका जो ऑप्शन एंड ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जो पीरियड है उसके अंदर उसको जो करना है, कैसे करना है ना, ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन सर्विस आज ऑन 1 April 2025 who is subscribed to NPS shall submit an application to the concerned DDO in Form A2 of Schedule 1 to enroll in UPS option under NPS in accordance with this regulation। तो इसके तहत क्या होना है, अगर कोई हमारा एम्प्लॉई 1/4/2021 आजन उसके दिन तक है तो उनको क्या करना पड़ेगा, और वो NPS कवर्ड है तो उनको एक एप्लीकेशन देनी होगी अपनी DDO को, किसमें ना, Form A2 ऑफ Schedule 1, Form A2 ऑफ Schedule 1 देनी होगी और टू ऑप्ट यूपीएस अंडर एनपीएस इस रूल के तहत आपको देनी होगी। फिर इन केस ऑफ न्यू रिक्रूट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइनिंग ऑन और आफ्टर 1 April 2025 the exercise existing process of enrollment under NPS shall continue. In case such recruit chooses the UPS option under NPS, such person shall submit an application to the DDO in Form A1 of Schedule 1। तो नया जो रिक्रूट है वो फॉर्म A1 Schedule 1 भर के एप्लीकेशन देगा किसको ना, DDO को, नया रिक्रूट ऑन और आफ्टर 1 April 2025। पुराना जो है उससे पहले 1/4/2025 से पहले जो सब है और एनपीएस कवर्ड ऑलरेडी है उनको देनी होगी क्या, एक एप्लीकेशन देनी होगी फॉर्म A2 Schedule 1 टू हुम, टू द DDO फॉर एनरोलमेंट अंडर इन UPS अंडर NPS। Okay, then an eligible government employee who has superannuated or retired under Fundamental Rule 56J which is not treated as penalty under CCS Rules 1965 at the case may be on or before 36 and was covered under NPS shall submit an application in Form B2। जो 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो गया होगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और एनपीएस के अंडर उससे पहले रहा होगा और 56J के तहत उनका रिटायरमेंट हुई होगी एंड दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए पेनल्टी अंडर CCS रूल्स 1965। तो उनको क्या देनी होगी ना, एक एप्लीकेशन देनी होगी विथ KYC डॉक्यूमेंट टू द कंसर्न DDOs इन फॉर्म B2 ऑफ Schedule 1 उनको देनी होगी। ओके, अगर ऐसा कोई एम्प्लॉई हमारा रहेगा और उनका रिटायरमेंट के बाद देहांत हो गया होगा तो उनकी जो स्पाउस होगी उनको फॉर्म देनी होगी क्या ना, इन फॉर्म B6 ऑफ Schedule 1 उनको देनी होगी एलोंग विथ KYC डॉक्यूमेंट एलोंग विथ शी हैज़ टू और ही हैज़ टू submit an application to the concerned DDO in form B6 of Schedule 1 along with the KYC document to avail the benefit under UPS option। Okay, then now come to your benchmark corpus। Benchmark corpus is something somebody should think that individual corpus should be equal to benchmark corpus so as to get 50% payout of last 12 month average of last 12 month emolument। So everybody thinks that what is that benchmark corpus and whether that benchmark corpus will be less than or greater than that individual corpus। In that case the department the government has clarified
the rules of computing that benchmark corpus, and this is the rule. Okay, let's come to see that benchmark corpus for each employee covered under NPS who has exercised the UPS option. A benchmark corpus value shall be computed by CRA from comparison with the individual corpus based on the following assumption. जैसे कि हो गया रेगुलर एंड टाइमली रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशंस ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई फॉर ईच मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस. ओके, कंट्रीब्यूशन बीइंग इन्वेस्टेड एज पर डिफॉल्ट पैटर्न डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी. नो पार्शियल विड्रॉल अगर होगा, एनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दैट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दैट बेंचमार्क पर्पस. ओके, ये तो हो गया इम्पोर्टेंट चीज़. और बेंचमार्क कॉर्पस हमारा कैसा कैलकुलेट होता है उसका जो प्रोविज़न है ये यहाँ पर बता दिया गया है कि इसको कैसे वो कैलकुलेट करें. एक जो चीज़ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बेंचमार्क कॉर्पस कितना होना चाहिए. ओके, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी है सरकार ने ये बोले हैं कि बेंचमार्क कॉर्पस जो है, the benchmark corpus value shall be based on the net asset value, that means NAV, of the default pattern and corresponding units in the benchmark corpus. In respect of missing contributions for any period, the net asset value shall be based on last working day of the month in which contribution is to be received. For the period from 1st April 2025, and the same shall be declared for each month by the authority. ये हर महीने आपको दिखेगा कि आपका बेंचमार्क वैल्यू क्या होना चाहिए. दिस इज द केस दैट वी कैन सी द बेंचमार्क वैल्यू इन ईच मंथ. सो वी शुड नॉट बी वरी अबाउट दैट. एंड सिंपली ये जो होने वाला है बेंचमार्क वैल्यू, उसके लिए हमें क्या करना होगा, पार्शियल विड्रॉल को हमें अवॉइड करनी होगी. क्योंकि पार्शियल विड्रॉल अगर हम करते हैं वो अमाउंट हमारा बेंचमार्क वैल्यू को घटा देता है. बेंचमार्क वैल्यू से हमारा जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो कम हो जाएगा. तो उसमें हमारा पे आउट जो है पेंशन, जिसको पेंशन के बदले जो वर्ड यूज किया गया है, तो पे आउट के ऊपर इसका असर हो सकता है. फॉर कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड प्रायर टू 1st April 2025, मंथली कंट्रीब्यूशन शैल बी कंसिडर एज एंड व्हेन दे हैव बीन रिसीव्ड एंड बी वैल्यूड ऑन डिफॉल्ट पैटर्न. जितना भी हमारा रिसीव किया जाएगा उस हिसाब से किया जाएगा. इन द इवेंट ऑफ एनी मिसिंग कंट्रीब्यूशन इन एनी मंथ, वैल्यू शैल बी बेस्ड ऑन द वेट एवरेज NAV of default pattern as on the last working day of the month applied to only contribution of previous month. Contributions arising from areas. ओके, बेंचमार्क की वैल्यू जो है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा. वो PFRD जो है वो अपनी तय करेगी. तो इसको हम हर महीने देख सकते हैं कि हमारा बेंचमार्क वैल्यू क्या होना चाहिए और हमारा इंडिविजुअल कॉर्पस क्या है. ओके, देन हम आ जाते हैं लमसम के ऊपर. लमसम जो है वो हमें कैसे मिलेगी. लमसम को हम इस तरह देख सकते हैं कि लमसम UPS सब्सक्राइबर शैल बी एंटाइटल्ड टू लमसम पेमेंट equivalent to 1/10 of last basic pay drawn, including non-practicing allowance if applicable, and DNS allowance thereon as on date of the superannuation or voluntary retirement or retirement under 56J, which should not be treated as penalty under CCS rules 1965. तो ये कैसे होता है ना, 6 महीना कंप्लीट 6 महीना अगर आपका सर्विस है, उसके लिए आपका जो लास्ट बेसिक पे है उस बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस DA, और अगर कुछ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होगा तो उस सब को मिला के उसका 10% आपका लिया जाएगा. सोचिए अगर आपका बेसिक पे अगर 40,000 है, बेसिक पे आपका अगर 40,000 है तो 40,000 के लिए आपसे किया जाएगा कितना, आपका 10 बेसिक पे और DA ये सब मिला के अगर 40,000 है तो 10% मीन्स 4,000. तो हर 6 महीने के लिए, कंप्लीटेड 6 महीने के लिए आपको 4,000 मिलेगा. और जितना साल आपका हुआ रहेगा, सोचिए आप 30 साल नौकरी किए,
30 साल में आपका कितना होगा 30 इंटू 30 साल में कितना 6 महीना होगा 60. सो 60 इंटू 4000. 60 इंटू 4000 मीन्स इट विल बी 2,40,000. 2,40,000 यहाँ इंटू अगर हम 60 करा देंगे तो 2,40,000. ये हो गया आपका क्या चीज़, ये आपका हो गया लमसम अमाउंट. ऐसा ही एक राउंड में पकड़ के चलिए, आपका जितना एक कंप्लीटेड 6 साल के लिए आपको 1 महीने का सैलरी मिलेगा, ऐसा अगर पकड़ के चले. अच्छा, इसमें क्या आ जाता है लमसम पेमेंट में E/10 इंटू L. हियर E फॉर एमुलमेंट, E बेसिक पे इंक्लूडिंग नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस इफ एप्लीकेबल एंड डियरनेस अलाउंस ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन और वॉलंटियर रिटायरमेंट और रिटायरमेंट अंडर फंडामेंटल रूल्स 56J. बार बार ये लिख रहा है कि और 56J के तहत जो भी रिटायर हुआ होगा दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज पेनल्टी अंडर CCS रूल्स 1965. ओके, L मीन्स लेंथ ऑफ सर्विस. सो L इज नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 months क्वालिफाइंग सर्विस एज सर्टिफाइड बाय हेड ऑफ द ऑफिस. तो ये हेड ऑफ द ऑफिस सर्टिफाई करेंगे कि आपने कितने कंप्लीटेड 6 monthly क्वालिफाइंग सर्विस आपके पास है, उसी हिसाब से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट लमसम जो है, इसमें एक बहुत ज़रूरी सूचना है कि फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरी कंप्लीटेड क्वालिफाइंग सर्विस 6 months ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एनी पीरियड लेस दैन 6 months शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट. आपका कोई भी पीरियड 6 महीने से नीचे वो कंसिडर नहीं किया जाएगा. ओनली कंप्लीटेड 6 month क्वालिफाइंग सर्विस विल बी कंसिडर्ड फॉर computing the lump sum amount. And we all as know lump sum is something different from gratuity, because in NP we are in UPS under NPS. We have to opt in this unified pension scheme. This UPS is also under NPS, so we have to choose whether we want to in UPS normally NPS, or we have to choose UPS under NPS. Now we are discussing about UPS. Okay, in UPS one thing is there, if we are not exercising our option to opt UPS within that prescribed period, that means who are in service before that 31st March 2025, हमें क्या करनी होगी ना, 30 जून से पहले हमें ऑप्ट करनी होगी. अगर हम ऑप्ट नहीं करते हैं, एप्लीकेशन अपना DDO को देके इन फॉर्म A1, A2, B2, B6 इनमें से किसी में देके अगर हम ऑप्ट नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि हम NPS में रहे हैं करके. हम NPS में हैं, हमें NPS के अंडर रखा जाएगा, UPS में नहीं रखा जाएगा. बाय डिफ़ॉल्ट ये है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग NPS में रहेंगे. और अगर हम कुछ चेंज कराते हैं तो जो भी हम चेंज कराएंगे उसमें हम रहेंगे. तो लमसम का क्लियर हो गया. जो 6 महीना कंप्लीटेड 6 महीना जो होगा वो कंसिडर की जाएगी इसके लिए ना, आपका लमसम के लिए. 5 महीना 29 दिन भी अगर हो गया तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा. जैसा अपना ग्रेचुइटी में होता है कि 3 महीने के बाद जो है उसको हम कंप्लीटेड 6 महीना ले सकते हैं. इसमें ग्रेचुइटी जैसा है, लमसम में ऐसा है नहीं. कंप्लीटेड 6 month अगर होगा तो उसको लमसम के लिए क्या किया जाएगा ना, कंसिडर किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट पे आउट. पे आउट अंडर UPS. पे आउट हमारी क्या होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब कोई जानना चाहेगा. One thing is assured payout, then सेकेंड इज मिनिमम गारंटेड पे आउट. या assured एक पे आउट क्या हो सकता है, मिनिमम गारंटेड पे आउट क्या हो सकता है, देन प्रोपोर्शनेट पे आउट क्या हो सकता है, और देन एडमिसिबल पे आउट. You will get the admissible payout only, and these assured payout. What is this assured payout?
assured payout is something, assured payout shall be payable at 50% of the average of the last 12 months basic pay as certified by the head of the office immediately prior to the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rule 56J, which is not treated as a penalty. Okay, as a subject to completion of minimum 25 years of qualifying services by UPS सब्सक्राइबर. ओके, तो आपको 50% आपका जो 12 मंथ एवरेज एमोलमेंट का जो मिलेगा वो उसके लिए कम से कम आपको 25 इयर्स का क्वालिफाइंग सर्विसेज चाहिए होगी. तो सो एश्योर्ड पे आउट क्या होगी ना, ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी. पी क्या है, पी होता है एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ आज सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस. सो हाफ ऑफ द पी दैट मीन्स पे का आधा इंटू क्यू बाई 300. क्यू बाई 300 मीन्स क्यू इज मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विसेज. क्यू मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विसेज आज सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस. जितना आपका क्वालिफाइंग सर्विस होगी, सो क्यू जितना कम होगी, 20 साल अगर हुआ, 20 साल होगा तो आपका 20 साल में कितना क्यू आएगी, कितना कंट्रीब्यूशन आएगी, 240 कंट्रीब्यूशन आएगी. तो क्यू इज क्वालिफाइंग सर्विस मीन्स कितना महीना आपका है. अगर 20 साल का आपका नौकरी है तो 240 आएगी, तो 240 बाई 300 फ्रैक्शन आ जाएगी, तो उसमें आपका पे आउट जो है वो कम हो जाएगी. ओके, प्रोवाइडेड दैट क्यू इज लेस देन 120 यूपीएस इज नॉट एप्लीकेबल. लेस देन 120 मीन्स अगर आपका 120 महीने से कम होता है, मतलब 10 साल से कम होता है, तो आप यूपीएस के लिए एलिजिबल नहीं है. आपका अगर 10 साल से कम नौकरी होता है तो उस केस में आप यूपीएस के लिए एलिजिबल नहीं है. मोर देन 300 देन क्यू शैल बी टेकन एज 300 ओनली. अगर 120 से कम होती है आपका क्यू, 10 साल से कम आपका सर्विस होती है क्वालिफाइंग सर्विस, उस केस में आप यूपीएस के लिए एलिजिबल नहीं है. अगर आपका क्यू 300 से ज़्यादा होता है, 300 मीन्स 25 ईयर्स, 25 ईयर्स के बाद अगर कुछ भी ज़्यादा होता है, सोचिए कोई 30 साल का नौकरी किया, 30 साल का नौकरी मीन्स 12 इंटू 30 दैट मीन्स 360 मंथ. सो योर क्यू इज 360. इन दैट केस क्यू विल बी टेकन एज 300. 300 से कुछ भी ज़्यादा होगा आपको 300 लिया जाएगा, और 120 से कम अगर होगा तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर यूपीएस. ओके, अगर 300 ये होता है तो सोचिए P इज 40,000 हियर P इज 40,000. देन P मीन्स एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ एमोलमेंट इज 40,000. देन हाफ ऑफ P 20,000 इंटू Q 300 बाई 300 इज 1. देन 20,000 इंटू 1 इक्वल टू वट 20,000. सो योर पे आउट इज 20,000. दैट मीन्स हाफ ऑफ द average 12 month emolument. So this is the case that how we will get 50% of last 12 month average emolument. अगर Q कम हो जाएगी, अगर 200 हो जाएगी Q 200, so this is 20,000 into 2/3, then your payout will be less than that 50%. Then minimum guaranteed payout. Minimum guaranteed payout में क्या है? The minimum guaranteed payout under UPS shall be rupees 10,000 per month subject to the completion of minimum 10-year qualifying service by a UPS subscriber. तो आपको मिनिमम 10 साल चाहिए होगी. You should have 10 years qualifying service to become eligible for UPS. तो अगर 10 साल होती है और आपका जो भी पे आउट कैलकुलेशन होगी, अगर वो 10,000 से कम होती है तो आपको मिनिमम 10,000 का पे आउट मिलेगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? इफ हाफ ऑफ P इंटू Q बाई 300 इज लेस देन 10,000 एंड Q इज मोर देन और इक्वल टू 120, दिस Q शुड बी इक्वल टू 120 or more. Only in that case you will be eligible for UPS. Then your
minimum basic payout, minimum payout will be 10,000. Then minimum guaranteed payout shall be 10,000. Okay. What is proportionate payout? In case of qualifying service period of 10 years or more but less than 25 years, proportionate payout shall be payable. What is that? This Q will define, this Q, only this Q will define your payout. If your Q is 300 or above, you will get half of that last basic pay, last average 12-month basic pay, emolument, okay, basic pay. If this Q is less than 300 and more than 120, you will get your payout will be in that proportion what you will get if it is 300. ओके, अगर ये 300 होता तो जितना होता उस प्रपोर्शन में आपका पे आउट जो है वो चेंज हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप सब जो है वो सरकारी कर्मचारी हैं और इतनी तो पक्का आपको मालूम होगी कि वो अगर क्यू वाला जो है वो 300 की जगह 200 होती है तो एक फ्रैक्शन आ जाती है, तो आपका 66% मतलब 33% कम हो जाएगा। अगर आप ऐसे 50,000 का पेंशन आपको मिलता तो आपका कम से कम 15-17 हज़ार कम हो जाएगा उसमें, अगर आपका क्वालिफाइंग सर्विस कम है। तो इसमें भी एक आपको फ़ायदा है कि कम से कम आपको एक एश्योर्ड पेंशन मिल रहा है जिस भी प्रोपोर्शन से। आपका क्वालिफाइंग सर्विस कम है, इसके लिए आपको कम मिल रहा है अभी तक के लिए, अभी जितना हमारा गाइडलाइन गेजेट नोटिफिकेशन जो भी जारी हुआ है। देन व्हाट इज एडमिसिबल पे आउट? एडमिसिबल पे आउट विल बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग these two things which are the these two things are, one is benchmark corpus and one is your individual corpus. अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा इंडिविजुअल कॉर्पस रहेगा बेंचमार्क कॉर्पस से वो अमाउंट आपको वापस कर दी जाएगी आपके अकाउंट में। और उस केस में कैसे होगा? क्योंकि एडमिसिबल पे आउट का फॉर्मूला क्या है ना, एश्योर्ड पे आउट इंटू IC/BC मीन्स इंडिविजुअल कॉर्पस बाई बेंचमार्क कॉर्पस। अगर दोनों समान है तो वो हो गया इंटू 1। एंड हम लोग ऊपर एश्योर्ड पे आउट देख चुके हैं। एश्योर्ड पे आउट इंटू 1 मीन्स सेम। FW मीन्स फाइनल विड्रॉल। इसमें एक फाइनल विड्रॉल का एक प्रोविज़न रखा गया है कि आप अपना इंडिविजुअल कॉर्पस का 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स फाइनल विड्रॉल इन परसेंट पॉइंट्स मैक्सिमम अप टू 60% ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस विच एवर इज लोअर। इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस विच एवर इज लोअर यू कैन विड्रॉ 60% ऑफ दैट अमाउंट। विच इज़ लोअर इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि इंडिविजुअल कॉर्पस जो बेंचमार्क कॉर्पस से इंडिविजुअल कॉर्पस जितना ज़्यादा होगा उस ज़्यादा जो अमाउंट है वो एक्सेस अमाउंट को आपको ऐसे ही रिटर्न कर दी जाएगी आपके अकाउंट में। तो उसके लिए इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस इन दोनों में से जो भी लोअर होगा आपका आप 60% उसको क्या कर सकते हैं ना, फाइनल विड्रॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो पे आउट एडमिसिबल पे आउट के ऊपर उसका असर होगा कैसे ना, यहाँ पर जो फैक्टर दिया गया है 1 - FW। 1 - FW मीन्स अगर आप 60% उठा लेते हैं तो आपको 40% मिल जाएगी पे आउट जो है। अगर आप 50% उठा लेते हैं तो 1 - 0.5 मीन्स 0.5 50%। तो जितना एश्योर्ड पे आउट ऊपर आपका बन रहा था, एश्योर्ड पे आउट कौन सा है? एश्योर्ड पे आउट, ये वाला एश्योर्ड पे आउट, जितना ये आपका बन रहा था उसका 50% आ जाएगी अगर आप फाइनल विड्रॉल कुछ करते हैं तो। अगर फाइनल विड्रॉल आपका 0 है उस केस में क्या होगी ना, अगर फाइनल विड्रॉल आपका 0 है तो 1 - 0 = 1, दिस इज 1। सो एश्योर्ड पे आउट इक्वल टू एडमिसिबल पे आउट। देन लेट्स कम टू व्हाट इज दैट फाइनल विड्रॉल। फाइनल विड्रॉल आपको क्लियर हो गया कि मैक्सिमम कितना आप कर सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 60% ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस विच इज लोअर। ओके, देन हम आ जाते हैं फैमिली पे आउट। फैमिली पे आउट क्या होगी?
फैमिली पे आउट क्या होगी ना, पेंशनर upon the demise of a UPS subscriber who was receiving admissible payout as the case may be, the legal wedded spouse of such deceased subscriber shall receive for life family payout for of 6%, 60% of the amount of the admissible payout drawn by the subscriber immediately prior to the demise. अगर वो जितना पा रहा था हमारा यूपीएस सब्सक्राइबर, अगर उसका डिमाइस, उसका डेथ हो जाती है, तो उसका स्पाउस जो है वो लास्ट पे आउट का 60% उसको मिल जाएगा। जैसे कि आप सोचिए, अगर यूपीएस सब्सक्राइबर का सैलरी मीन्स बेसिक पे था कितना, एवरेज एमुलमेंट जो था वो था, सोचिए 1 लाख रुपीज़, and he has completed 25 year service. His individual corpus is equal to benchmark corpus and no final withdrawal, then he will get half of the average 12-month emolument as his payout. That means if he is getting salary of 1 lakh, his payout will be 50,000. हाँ, अगर यूपीएस सब्सक्राइबर का पे आउट 50,000 है तो उसके डेथ के बाद उसका जो लीगल वेडेड वाइफ, ओनली लीगली वेडेड वाइफ, उनको मिलेगा कितना, 60%. दैट मीन्स 60% ऑफ 50,000 विच विल बी 30,000. समझ में आ गया? अगर किसी का 50,000 का पे आउट है यूपीएस सब्सक्राइबर का, तो उसका जो भी 60% बनेगा वो होगा फैमिली पे आउट. समझ में आ गया? 50,000 का 30,000. अगर कोई 40,000 ड्रॉ कर रहा था पे आउट यूपीएस सब्सक्राइबर, तो उस केस में क्या होगी, 60%. दैट मीन्स 24,000. 40,000 का 60% 24,000. ओके, क्लियर? देन व्हाट्स नेक्स्ट, डियरनेस रिलीफ. डियरनेस रिलीफ जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि डियरनेस रिलीफ आज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी पेएबल ऑन द एडमिसिबल पे आउट एंड फैमिली पे आउट आज द केस में भी. ओके, डियरनेस रिलीफ शैल बी पेएबल ओनली व्हेन एडमिसिबल पे आउट कमेंसेस. जहाँ आपको पे आउट मिल रहा है उसके हिसाब से सरकार की जो भी डीआर डिक्लेयर हुई होगी, डीए के साथ में सरकार डीआर डिक्लेयर कर ही देती है, तो उस केस में आपको डियरनेस रिलीफ उसी परसेंटेज में आपको मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है. नेक्स्ट आएंगे हम पार्शियल विड्रॉल. तो पार्शियल विड्रॉल हम कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं. कैसे ना, यूपीएस सब्सक्राइबर शैल बी लायबल टू मेक पार्शियल विड्रॉल्स फ्रॉम द इंडिविजुअल corpus अंडर द यूपीएस प्लान आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट ऑफ यूपीएस और एनपीएस. जो एक हमारा एनपीएस में जैसा था, 3 साल के बाद आप अपना पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं. कितनी बार ना, पूरा लाइफ टाइम में 3 बार आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं. वो भी किस में ना, आपका इंडिविजुअल जो corpus होगी, अपना जो कंट्रीब्यूशन होगी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है, उसका मैक्सिमम 25% आप कर सकते हैं क्या, पार्शियल विड्रॉल. तो इसमें भी बोला गया है कि आप यूपीएस सब्सक्राइबर अगर बन गए, अगर सोचिए कोई 31/3/2025 से पहले था, सोचिए किसी का डेट ऑफ 2015 में ज्वाइन हुआ है, तो उस केस में उसका 3 साल 2018 तक हो गया और वो यहाँ तक आया है, तो अभी उसको यूपीएस चूज करना है. तो उस केस में एनपीएस में जैसा था, यूपीएस में भी आपको 3 साल लॉक इन पीरियड के बाद आपको मौका दिया जाएगा पार्शियल विड्रॉल कराने के लिए. उसका जो आप कितना % कर सकते हैं, सच विड्रॉल शैल नॉट बी मेड मोर देन 25% ऑफ द ओन कंट्रीब्यूशन. ओके, अपना जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसका 25% आप कर सकते हैं. कितनी बार कर सकते हैं ना, 3 बार कर सकते हैं. उसका कोई गैप का ऐसा कुछ है नहीं. पहले 2016 में एनपीएस का था कि आपका 2 पार्शियल विड्रॉल के बीच में 5 साल का गैप होना चाहिए. फिर 2018 में वो जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें वो जो 5 साल का गैप था उसको हटा दिया था. उसमें एक आ गया था कि आपका जो भी कंट्रीब्यूशन उसके बाद होगी उसकी 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं पार्शियल विड्रॉल के तौर पर.
और मैक्सिमम आप पूरी लाइफ में आप 3 बार पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, और यूपीएस में भी ऐसे ही है। और एक चीज़ ये है कि अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर इससे पहले थे और 1/4/2025 के बाद आप यूपीएस ऑप्ट कर रहे हैं, और एनपीएस में जब थे उस बार एक बार अगर पार्शियल विड्रॉल किए हैं, तो आगे आपको 2 बार पार्शियल विड्रॉल करने की मौका मिलेगी, क्योंकि टोटल 3 बार आपको मौका मिलेगी। एक बार आप कर चुके हैं तो अभी आपको 2 बार मिलेगी। अगर इससे पहले आप 2 बार पार्शियल विड्रॉल कर चुके हैं तो 1/4/25 के बाद आपका 1 बार मौका मिलेगा। आपको पार्शियल विड्रॉल अगर आप करना चाहें तो कर सकेंगे, 1 बार करें तो टोटल में आपको 3 बार मिलेगी। अगर कोई एम्प्लॉई हमारा आया 1/4/2025 के बाद, तो वो लॉक इन पीरियड में पहले रहेगा 3 साल। उसके बाद वो अगर एनपीएस में रहता है या यूपीएस चूज करता है तो उसमें उसको सेम 3 बार उसको पार्शियल विड्रॉल करने की मौका मिलेगी लॉक इन पीरियड के बाद। और बाकी ये सब दी गई है कि आप किस में कौन से सब कंडीशन में आप पार्शियल विड्रॉल सब कर सकेंगे, जो कि सच विड्रॉल रिक्वेस्ट शैल बी परमिटेड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस ओनली: फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड, फॉर मैरिज ऑफ हिज और हर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड। ये सब जो कारण है, इस कारण को दिखा के आप अपना जो है पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ गई, और जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक चीज़ है, अगर आप वॉलंटियर रिटायरमेंट ले रहे हैं तो उस केस में आपको जो पे आउट है वो आपको जब 60 ईयर होगी, अगर आप नौकरी में रहते तो आपका जब सुपरएनुएशन होती जाके आपको पे आउट की सुविधा आपको मिलेगी। मगर लम सम अमाउंट जो है वो आपको तुरंत बाद ही मिल जाएगी। ये एक वॉलंटियर रिटायरमेंट का ये एक केस है जो कि थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि अगर कोई बंदा 50 साल में वॉलंटियर ले लेता है और उसका 25 साल का सर्विस हो चुका है, तो उस केस में आपको उसको तुरंत पे आउट नहीं मिलने वाली है। उसको कब पे आउट मिलेगी ना, जब वो अपना 60 साल पूरा कर चुका होगा, तब जाके उसको अपना पे आउट मिलेगी। ये चीज़ जो है थोड़ी लगती है कि हाँ, वो 10 साल कैसा अपना गुजारा करेगा, या 55 साल में अगर वो वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लेता है तो फिर 5 साल उसको इंतज़ार करना पड़ेगा अपना जो है पे आउट लेने के लिए वॉलंटियर रिटायरमेंट केस में। तो ये सारी जो मेन थोड़ा टॉपिक्स है हमने अभी कवर किया, जो कि आपके लिए थोड़ी ये जानकारी जो है वो आपको मदद करेगी। तो मेन चीज़ जो है आपको ये देखनी है, एनपीएस में एक चीज़ रहता है कि हाँ, आपको एक बड़ा लमसम अमाउंट मिल सकता है रिटायरमेंट के टाइम पे। फिर उसको जो इन्वेस्ट कराने के बाद आपका जो भी आपको मंथली आपका प्रॉफिट या जो भी कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं, वो आपको मिलेगी। मगर यूपीएस में क्या होती है, यूपीएस में आपका एक गारंटेड आपको मिल रही है। अगर आपका सब कुछ सही है, आपने पार्शियल विड्रॉल नहीं लिया है, आपका टाइमली एक्यूमुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आपका क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 25 ईयर्स हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें जो है, और आपका इंडिविजुअल पर्पस और आपका बेंचमार्क पर्पस जो है वो आपका समान है, तो उस केस में आपको क्या होगी ना, आपको पूरी 50% पे आउट मिलेगी, जो कि एक राहत की सांस आपको मिलेगी। 60 साल के बाद हमें इतना कोई तनाव में नहीं रहना पड़ेगा कि इस महीने हमारी जो पेंशन जो है, पेंशन बोलिए या पे आउट जो है वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका तनाव में रहना पड़ता है। तो इस केस में आपको वो सब तनाव में नहीं रहनी होगी, क्योंकि आपको जो है ये आपको 50% में मिल जाएगा, या आपका कोई भी परसेंट होता है, सोचिए कि 40% होता है या 30% होता है, जो भी है आपको पता होता है कि हाँ, हमें इतनी मिलेगी। यूपीएस में बस ये है। और आपका जो पे है उसके बारे में, आपने जो कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसके बारे में अभी तक कुछ बोला गया नहीं है। अगर आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं तो उस हिसाब से आपका पे आउट कम हो जाएगी। तो जाहिर सी है कि आप नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पे आउट कम हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी है कि नहीं, हमें अपना पैसा दे दीजिए, हम अपना जो पैसा है उसको हम अपने तरीके से इन्वेस्ट करके या कुछ भी करके हम अपना पैसा बना लेंगे, वो अलग चीज़ है। अगर
कोई कंजर्वेटिव वाले रहेंगे कि नहीं हमें रिस्क लेना नहीं है, आराम से हमें बैठनी है और ज़िंदगी जो 60 साल के बाद हमें इतना टेंशन लेना नहीं है, बूढ़े हो गए हैं और क्यों इतना टेंशन लेंगे, सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं, बाकी हमारा जो पेंशन है हमें मिलती रहे, हम आराम से जितने दिन जिएंगे खुशी से जिएंगे, इतना टेंशन लेना नहीं है। तो उस केस में वो लोग अपना यूपीएस से ऑप्ट कर सकते हैं। और जो जिसको है कि नहीं हम एनपीएस में रहेंगे, हमें एक बढ़िया सा अमाउंट रिटायरमेंट के बाद मिलेगा और उसको हम इन्वेस्ट अपने तरीके से करके हम अपना पैसा बना के इससे भी बहुत ज़्यादा पैसा हम बना सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो उस केस में हम आप एनपीएस में रह सकते हैं, कोई बात नहीं। मगर हाँ, जो भी आप चूज करेंगे, जो पुराने हैं 31/3/2025 से पहले जो भी पुराने लोग हैं वो 3 महीना 1/4/2025 से 30 जून 2025 तक उनके पास टाइम है कि वो क्या चूज़ करें। और जो नया रिक्रूट्स आएंगे उनके लिए ये टाइम है 1/4/2025 है, उसके बाद जो भी हमारा नया रिक्रूट्स आएंगे उनके लिए टाइम है कि वो अपने ज्वाइनिंग के 1 महीने के अंदर ही अपना ऑप्ट कर लें। तो जो ऑप्शन वो एक्सरसाइज करेंगे वो फाइनल होगी और एक बार होगी, आप दोबारा उसको चेंज नहीं करा सकते। तो सोच समझ के लीजिए कौन सा आपका फ़ायदेमंद है। डिपेंड करेगा, सबके ऊपर डिपेंड करेगा कि हर कोई इसको चेंज माने सबका जो ओपिनियन है वो अलग अलग होगी। तो आप समझ बूझ के साथ लीजिए अपना, जो भी हमारा दिमाग है जो हम कर सकते हैं उसके हिसाब से लें, ताकि हमें बाद में क्योंकि इसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, तो उसी हिसाब से लें कि बाद में हमें पछताना ना पड़े। और मेरे हिसाब से आप अगर खुद का इन्वेस्टमेंट खुद कर सकते हैं, खुद का पैसे का ख्याल खुद रख सकते हैं, खुद अपना पैसे को इन्वेस्ट करके खुद पैसा बना सकते हैं, तो आपको एनपीएस चूज करानी होगी। और अगर आपकी लंबी नौकरी है, लंबी मतलब 35 to 40 ईयर्स का, अब अगर आपका क्वालिफाइंग सर्विसेज है तो ये आप कर सकते हैं। मगर अगर थोड़ा कोई सेफ होंगे, कंजर्वेटिव होंगे कि नहीं हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई झंझट लेना नहीं है, हमें बस अपना 50% लास्ट पे का मिल जाए या एवरेज 12 मंथ एम्प्लॉयमेंट का 50% मिल जाए, हम खुश हैं, तो उस केस में आप यूपीएस ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना धैर्य के साथ अपना पेशेंस बना के हमें सुना। शायद हम भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ला सकें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर कुछ आपका सुझाव हो, और शेयर भी कर दीजिए आपके दोस्त लोगों के साथ ही साथ, जैसे कि उनको भी ये सब के बारे में पता चल सके। और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारा अगला वीडियो जब आएगी इसको नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी और जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी। नमस्ते।